हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विजय। वेलकम्स यू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वेव एंड ऑसिलेशन के सारे पीवाईक्यूज जो आपके किसी भी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं या टीजीटी एग्जाम पूछे गए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का ये लेक्चर नंबर 7 है। आइए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब उस टाइम क्या टेम्परेचर रहता है और क्या प्रेशर रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस कंडीशन को हम लोग ट्रीट करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम लोग लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये होता है आपके पास 1 इंटू, ठीक है, 10⁵ या फिर 1 ATM भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1.01 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं उसे। और टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग ले सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन ले सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट एनटीपी विल बी। आपसे पूछ रहा है, आपको बता दिया ऑक्सीजन में 332 मीटर पर सेकंड है साउंड की स्पीड जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और पूछ रहा है आपसे कि आप ये बता दीजिए कि जो हाइड्रोजन है उसमें साउंड की स्पीड क्या होगी, और बता दिया है कि जो आपके पास एयर है वो 16 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन के। तो देखो हम लोग पढ़े थे, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ये हम लोगों ने पढ़ा था। v इज इक्वल टू, सबसे पहले पढ़े थे हम लोग ये p बाई रो। थोड़ा समझ लीजिए बात को, इसको p बाई रो, पी बाई रो को हम लोगों ने बोला था, ये आपके पास कौन सा फार्मूला था, न्यूटन्स फार्मूला था। कौन सा फार्मूला था, न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला। बट आपको मालूम है कि जो न्यूटन्स फार्मूला था उसके साथ एक दिक्कत थी कि उन्होंने कहा था कि अगर जब कहीं भी कोई साउंड वेव मीडियम में प्रोपागेट करती है, ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, उसमें जो होता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं रहता। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने माना था कि वो कैसा मीडियम है, आइसोथर्मल मीडियम। जबकि आगे लाप्लास आए, ठीक है, और फिर उसके बाद इस फार्मूले पर रख करके जब साउंड की स्पीड कैलकुलेट की गई तो 280 आई, जबकि एक्चुअल में साउंड की स्पीड कितनी होती है, 332 या 330 के आसपास आती है। तो ये फार्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। फिर लाप्लास आए, लाप्लास ने करेक्शन किया कि साउंड जब क्या होता है किसी गैसियस मीडियम से प्रोपगेट करता है, उसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। कंप्रेशन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है। ये प्रोसेस इतना रैपिड होता है कि एक जगह से हीट प्रोड्यूस हुई दूसरी जगह पहुंच नहीं पाती है। इसका मतलब ये है, ये हमारे पास कैसा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, उन्होंने कहा कि इसमें एक चीज का मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि अगर आप यहाँ गामा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट एकदम सही हो जाएगा। एक्चुअल हमको यही फार्मूला याद रखना था। इसे हम लोग बोलते हैं लाप्लास, लाप्लास करेक्शन। इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसको हम लोग फर्दर जब सॉल्व किए थे तो ये आया था आपके पास v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी पान एम। एम यहाँ पे था, जो मीडियम है उसमें जो गैस प्रेजेंस है उस गैस का मालिकुलर मास। ठीक है, क्या है, मालिकुलर मास। तो हम लोग यहाँ अपने क्वेश्चन के केस में आते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, देखो कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए हम लोग वीओ लिख दे रहे हैं, इसके लिए 332 मीटर पर सेकंड है। ठीक, उसके लिए मास ऑक्सीजन का क्या है, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास हम लोग कुछ मान लेते हैं कि ये आपके पास कितना है, 16x, क्योंकि हैवियर है ना ये। ठीक है, बताया ये कि द एयर इज 16 टाइम्स हैवियर देन ऑक्सीजन। ठीक, अब हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन हमको बताना है कितनी होगी। ठीक, और उसके लिए जो है हाइड्रोजन का जो मास है वो आप मान लीजिए एक्स। देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन देखो 16 टाइम्स हैवियर हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से क्या, कि देखो जो v है वो प्रोपोर्शनल है 1/√m के। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि v इंटू रूट एम,
फॉर ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल टू V इंटू रूट एम फॉर हाइड्रोजन। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख दे तो इसको ऐसा लिख दें, V ऑक्सीजन इंटू रूट एम ऑफ क्या, ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल टू V हाइड्रोजन रूट एम ऑफ हाइड्रोजन। और हमें बताना है VH। ठीक है, अगर मैं VH लिखूं तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन में स्पीड, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा V नॉट, और यहाँ हुआ M ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन, और M ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग पीछे अभी यहाँ डेटा सब कुछ लिखे ही है। तो V हाइड्रोजन में जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 332, और M ऑफ ऑक्सीजन कितना है, देखो ये है 16 टाइम्स, और ये कितना है x है, तो x से x कैंसिल, और ये हो जाएगा 4। तो VH हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू दिस, हम मल्टीप्लाई अगर करें तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 13। ये आ जाएगा आपको कितना, 1328 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन बताई गई हैं सबको आपको पीजीटी एग्जाम के रिस्पेक्ट में ध्यान रखनी है। इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट है। देखो टीईटी 2009 का है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये वेव है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई वेव है वो क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। एसएचएम का मतलब होता है कि किसी फिक्स पॉइंट के इधर उधर क्या कर रही है, वो ऐसे वाइब्रेट कर रही है। टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड, उसका टाइम पीरियड कितना है, 4 सेकेंड का है। while another wave which also possesses SHM has its time period 3 सेकेंड। मतलब दो अलग अलग वेव हैं, ठीक है, एक का 4 सेकेंड है, दूसरे का 3 सेकेंड टाइम पीरियड है। if both are combined then resultant wave will have time period equal to। तो देखो आपको मालूम है, जब दो वेव क्या करती हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की मीडियम प्रोपेगेट करती हैं, तो हम लोग उसमें निकालते हैं नंबर ऑफ बीट्स। नंबर ऑफ बीट्स, तो नंबर ऑफ अगर बीट्स निकाले यहाँ पे, नंबर ऑफ बीट्स, तो वो तरीका था आपको याद ही होगा, n इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे n2 डिफरेंस n1। ठीक है, और आपको मालूम ही है n2 डिफरेंस n1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो, ठीक है, N2 है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/T2, और ये कितना हो जाएगा 1/T1। तो एक टाइम पीरियड कितना है आपके पास, एक है 3, ठीक है, और एक कितना है, एक है आपके पास 4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हम लोग कैलकुलेशन ले तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बाई कितना 12, दैट इज कितना 1/12। 1/12 ये नंबर ऑफ बीट्स आ गई, नंबर ऑफ बीट्स आ गई। हमें ये नहीं पूछना है कि बीट्स कितनी होगी। देखो नंबर ऑफ बीट्स का मतलब होता है कि वो एक सेकंड में, ठीक है, कितनी बार ऐसे ऐसे करेगा। ठीक, अगर रिजल्टेंट वेव के लिए हम लोग निकाले, तो टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टेंट वेव ये हो जाएगा आपके पास T इज इक्वल टू 1/, नंबर ऑफ बीट्स। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/, ये 12। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये बहुत दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ भी करेक्ट है, पीजीटी 2010 का है, यूपी पीजीटी का। क्लियर है एकदम? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपके पास, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 0.8 मीटर इन ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज इज 0.5 पाई। द वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी। आपसे बताया है कि देखो जो फेज डिफरेंस है उसे हम लोग लिखते थे डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई यहाँ पे गिवन है, डेल्टा फाई आपको गिवन है, ये दिया है कितना, ये दिया है आपके पास 0.55। ठीक है, और जो दोनों के बीच जो हमारे पास वेव है उनके बीच सेपरेशन दिया गया है। तो जो वेव के बीच सेपरेशन होता है उसे हम लोग बोलते थे पाथ डिफरेंस। क्या बोलते थे, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस लिखते थे डेल्टा एक्स, और ये कितना हो जाएगा 0.8 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, और साथ साथ एक बात और बता दी गई, फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी यहाँ बता दी गई है, ये आपके पास एफ जो है
वो दिया है 120 हर्ट्ज। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि बताइए उस वेव की वेलोसिटी कितनी है, उस वेव की वेलोसिटी कितनी। ठीक, तो देखो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। क्या होता है, एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो मालूम है, लैम्डा नहीं मालूम है। तो हम लोग क्या करें, पहले फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस वाले रिलेशन से क्या करें, हम लोग निकाल लें वहां से लैम्डा, लैम्डा निकालने के बाद कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, तो देखो हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई दिस इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये ना समझ में आया तो इसे बोल दीजिएगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, इनटू पाथ डिफरेंस, ऐसा ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो फेज डिफरेंस देखिए हमारे पास दिया है कितना है, 0.55। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा। पाथ डिफरेंस हमको बताया गया है कितना है, 0.8 है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। तो ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हुआ। ठीक है, पाई से पाई को कैंसिल कर दो। ठीक, अब देखो हमारे पास जो लैम्डा आ गया वो कितना आ गया निकल के, लैम्डा आ गया आपके पास, ठीक है, 16/5। 16/5 मतलब कितना हुआ, 3 पॉइंट कितना, 5 3 जा 15, 3.2 मीटर आ गया। क्लियर है, लेकिन लैम्डा नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, हमें चाहिए वेव की वेलोसिटी। सो वेव वेलोसिटी, सो वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये होता है एफ लैम्डा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ, एफ हम लोगों ने निकाला था, दिया है कितना, दिया है 120 हर्ट्ज, और लैम्डा कितना दिया है 3 पॉइंट, मल्टीप्लाई के लिए इसको देखो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लोग हटा देते हैं पॉइंट को इस जीरो से, तो 32 हो गया, तो 12 टू जा कितना हो जाएगा हमारे पास 24, और 12 थ्री जा 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। ठीक है, इतने मीटर पर सेकंड। क्लियर है। ठीक, अब आप देखिए इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, 384, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सर इस फार्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिए, बाकी चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे हालांकि पूछ लिया है वी, कहीं कहीं पूछ लेता है प्रोपगेशन वेक्टर कितना आएगा, कहीं कहीं पूछ लेता है वेवलेंथ कितनी आएगी, तो सारे डाटा यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू साउंड वेव्स ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटीज इन रेशियो 400 रेशियो 1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। मतलब आपके पास दो साउंड वेव है, सपोज कर लो कि एक हम बोल रहे हैं एक आप बोल रहे हैं, अगल बगल बैठे हैं दोनों लोग। ठीक है, और एक बहुत तेज से बोल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा खा के आए हैं, आप ज्यादा तेज चिल्ला रहे हैं, तो आपके साउंड की इंटेंसिटी 400 है। जो हम बोल रहे हैं वो स्लो बोल रहे हैं, हमारे साउंड की इंटेंसिटी 1 है, जब दोनों का रेशियो लिया गया तो। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी क्लोज टू। मतलब मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या आएगा, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इसको। तो ये पहले की इंटेंसिटी आई वन बोल दे रहा हूँ, दूसरे की इंटेंसिटी को आई टू बोल दे रहा हूँ। इनका रेशियो है कितना, 400 रेशियो 1। थोड़ी बात को ध्यान से समझिए। हमको मालूम है कि जो इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी होती है वो होती है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1/I2 दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड A1/A2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400/1। ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ से एम्पलीट्यूड निकालें तो A1/A2 आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 20:1। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 20:1। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारे पास A1 है वो 20x है, और जो A2 है वो है आपके पास कितना, ये है x। भाई रेशियो तभी तो होगा ना, A1/A2 20 रेशियो। आपको मालूम है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, ठीक है, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम को हम लोग लिखते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम को लिखते हैं A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मैक्स बाई आई मिन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का
होल स्क्वायर। और इसे रख के हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 20x प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा कितना, 20x माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो ये हमारे पास हो जाएगा आई मैक्स बाई आई मिन। ये आ गया फ्रेंड्स 21, एक्स से एक्स कैंसिल कर दिए, और ये आ गया आपके पास 19 का स्क्वायर। ठीक, देखो इसके हिसाब से कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो 21/19 का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। देखो ये भी पीजीटी 2010 में पूछा गया। क्लियर है, तो आपको यहाँ से सारे फार्मूलेज कॉन्सेप्ट एकदम याद होने चाहिए। जैसे ये फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आएंगे तो बताइएगा। थियरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वाइज, ठीक है, पूरा लेक्चर जो है 1 से 1.5 घंटे का जो भी होगा उसे हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे शार्ट नोट्स की तरह, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, द ऑर्डर ऑफ acoustic frequency जनरेटेड बाय पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज। सबसे इंपॉर्टेंट ये नया टॉपिक है, आप 11th में 12th में इसको पढ़ते भी नहीं है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये कोई क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। किसका है, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ये हमारे पास क्रिस्टल है क्वार्ट्ज का, थोड़ा सा इसको समझ लो, उसके बाद समझ में आ जाएगी बात। क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है ये। ठीक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे हम लोग क्या कर दें, इस साइड से और इस साइड से हम लोग प्रेशर अप्लाई कर दें। क्या कर दें, प्रेशर अप्लाई कर दें। जैसे ही हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, इनके ठीक अपोजिट फेसेस पे चार्जेस प्रोड्यूस हुए। मान लो इधर आ गया प्लस और इधर आ गया माइनस, हो सकता है उधर माइनस हो जाए इधर प्लस हो जाए, ऐसा होता है। ठीक है, जब इनको क्या किया गया, कंप्रेस किया गया, इसके अपोजिट फेसेस पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो जा रहे थे। अब आपको मालूम होगा इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो गए, इसका मतलब ये है कि यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, ठीक है, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि मैकेनिकल प्रेशर से हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रिस्टल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, ये हमारे पास आता है 10 टू की पावर 0.1 मेगा हर्ट्ज से, ये 10 टू की पावर -1 भी लिख सकते थे। इसे हम लोग बोलते हैं 8 मेगा हर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। ठीक है, जो हमारे पास एकस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जो वेव वहां प्रोपगेट करती है, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है 0.1 मेगाहर्ट्ज से, ठीक है, 8 मेगाहर्ट्ज के आसपास आती है। और इसे हम लोग 0.1 मेगाहर्ट्ज का आर्डर की बात करूं, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू पावर 6, दैट इज 10 टू पावर 5। 10 टू पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 के आगे आप क्या कर लो, 50 पुट कर दो, इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, दैट इज 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी एकदम सही है। ठीक है, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझे रहिएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग इसे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी चीजें निकालते भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t रिप्रेजेंट्स ए वेव। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ वेव दिया है y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आपको मालूम है कि देखो यहाँ पर अगर साइन का स्क्वायर है, कास का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, वेव की फ्रीक्वेंसी और वो प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा जब कभी हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये ऐसा कुछ हो जाए, साइन स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई चीज आ जाए, आप क्या करो, इसको कॉस वाले टर्म में ब्रेक करो। किसमें ब्रेक करो, कॉस वाले टर्म में। ठीक, आप एक काम करो, हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, cos 2x दिस इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स।
अगर हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालें तो ये हो जाएगा कितना, 1 - cos 2x/2। ये सबको क्लियर है? तो यहाँ से y अगर लिखूं तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 1 - cos, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे x की जगह हमारे पास एंगल कितना है, kx - ओमेगा टी, तो यहाँ हो जाएगा कितना, kx - ओमेगा टी, और ये दो गुना है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसे थोड़ा और हम लोग रीअरेंज करते हैं तो y आ जाएगा a/2, ठीक है, माइनस a/2, और ये हो जाएगा cos ऑफ 2kx माइनस 2 ओमेगा टी। ये बहुत अच्छे से समझना। पूछ रहा है कि देखो एक्चुअल में इक्वेशन हमारे पास ये रहा, तो इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, आपके मन में ये मत आ जाए कि एम्पलीट्यूड ये वाला है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब होता है अगर हम टाइम और पोजीशन दोनों जीरो रख दें तो पार्टिकल हमारा a/2 से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो टर्म लिखा हूं यहाँ पे, ये वाला टर्म ये है एम्पलीट्यूड। हालांकि यहाँ दोनों ही चीजें सेम है तो आपकी बातें बन जाएंगी, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड की बात करूं तो हो गया कितना, a/2, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी की तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, को याद है, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा/2 पाई। बट यहाँ हमारे पास ओमेगा कितना है, 2 ओमेगा है, कितना है, 2 ओमेगा। अगर हम लोग इसको क्या लिख दें, 2 ओमेगा this/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा/पाई। तो ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी, ये आपके पास आ गई ओमेगा/पाई, और एम्पलीट्यूड कितना आ गया, a/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस हिसाब से। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड a/2 है और फ्रीक्वेंसी ओमेगा/, शायद बी एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है, हाँ बी एकदम क्या है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, a uniform string of length L and mass m is fixed at both ends under tension T, its frequency will be। ध्यान से समझना इस बात को। ये आपके पास क्या है, कोई स्ट्रिंग है, वो क्या कर रही है, वो दो एंड पर एकदम फिक्स है ऐसे, ठीक, ये स्ट्रिंग है ऐसे फिक्स है। तो आपको मालूम है जब ये वाइब्रेट करती है तो कुछ इस तरह से आपके पास मोड ऑफ वाइब्रेशंस बनते हैं, कुछ इस तरह से मोड ऑफ वाइब्रेशन बनते हैं। थोड़ा इसमें समझ लेते हैं कई चीजों को। तो आपको मालूम जब पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होता है तो उसे बोलते हैं एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स, ठीक है। जब कभी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हो तो उसे बोलते हैं एंटी नोड्स। और एंटी नोड्स में प्रेशर मिनिमम होता है, डेंसिटी मिनिमम होती है, ठीक। तो अगर पार्टिकल क्या हो, अपने मीन पोजीशन पर ही हो, उसे बोलते हैं नोड्स, उसे क्या बोलते हैं, नोड्स। तो ये और ये क्या है, नोड्स। जानकारी के लिए एक चीज याद रखिएगा, रिजिड सपोर्ट पर हमेशा नोट्स बनते हैं, हमेशा क्या बनते हैं, नोट्स बनते हैं। और ओपन एंड पर, ये क्लोज एंड भी बोल सकते हो, ओपन एंड पर हमेशा, ठीक है, एंटी नोट्स फॉर्म होते हैं, ठीक। अभी आगे क्वेश्चन में मिलेगा वहां हम लोग बात करेंगे इस बात की, ठीक। देखो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि अगर यहाँ पे मान लो कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है एल है और जो वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, कितनी है, लैम्डा। तो आपको मालूम है कि दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है कितनी, वो होती है λ/2। किन्हीं भी दो नोड्स और किन्हीं भी दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2। इसको लिख देते हैं हम लोग, नोड्स टू नोड्स या फिर एंटी नोड्स टू एंटी नोड्स, ये डिस्टेंस हमेशा होती है कितनी, λ/2। और एंटी नोड्स से नोड्स, नोड्स से एंटी नोड्स, ये डिस्टेंस होती है λ/4। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, नोड्स से नोड्स की डिस्टेंस कितनी हो गई, λ/2। तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या हो गया, एल हो गया λ/2। क्लियर। अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो आपको हम आते हैं उस फार्मूले पे। तो देखो जो हमारे पास मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू, ये आता है p/2l, और होता है यहाँ पे √T/, यहाँ पे लिख देता हूं बड़ा एम। और ध्यान रहे बड़ा एम मास पर यूनिट लेंथ है, ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है, क्लियर है।
पी क्या है? नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन 1 है। अगर इसमें 2 लूप बन जाते तो 2 हो जाता, 3 लूप बन जाते तो 3 हो जाता, 4 लूप बन जाते तो 4 हो जाता पी की वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट मोड के लिए है, तो फर्स्ट मोड के लिए है तो हमारे पास पी की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2l, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास √3। बट यहाँ हमारे क्वेश्चन में कहा है कि मास m है और लेंथ l है, m जो हो जाएगा ये हो जाएगा m/l। क्लियर हुआ? तो हम लोग f निकाले, देखो तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2l, और ये हो जाएगा TL/m, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये देखो यहाँ से हम लोग 1/2 कर लेते हैं, l को अंदर भेज के l स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा TL/, यहाँ पे ml स्क्वायर। और ध्यान से देखो यहाँ से तो देखो ये एक l से एक l कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया F इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ हो गया T/ml, T/ml। ये आपके पास क्या हुआ? रिजल्ट हो गया। देखो इसके हिसाब से ऑप्शन कोई मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम करेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बझाने के लिए ऐसा दिया है, और उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वाले रिजल्ट सारे समझ में आने चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी नोट्स में यथावत रिजल्ट को अच्छे से लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इन ए स्टेशनरी वे नोट्स आर सेपरेटेड बाई, तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टू नोट्स या फिर एंटी नोट्स, इनके बीच की डिस्टेंस होती है λ/2। मतलब हम लोग दो नोट्स ले लें या फिर दो एंटी नोट्स ले लें, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये होती है λ/2 होती है, ठीक। और डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोट्स एंड नोट्स या फिर नोट्स एंड एंटी नोट्स, ये होती है λ/4। इसका मतलब हुआ कि नोट से एंटी नोट्स देखें या फिर एंटी नोट से नोट्स देखें, तो ये डिस्टेंस हमेशा कितनी हो जाएगी? λ/4 हो जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पीजीटी पूछा गया है। थोड़ा सा समझते हैं कि नोट्स और एंटी नोट्स बनते कब हैं। हम एक यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। वो काम करते हैं रिजिड सपोर्ट से। अच्छा एक हम एग्जांपल लेते हैं, वो आर्गन पाइप वाला वो ज्यादा मजेदार रहेगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। देखो आर्गन पाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन आर्गन पाइप, जो दोनों एंड पर ओपन रहता है। तो ध्यान रखना, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोट्स बनेगा, हमेशा एंटी नोट्स बनेगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसमें साउंड को भेजेंगे तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे करके जाता है, वो हमेशा ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ बन गया नोट्स, और ओपन एंड क्या बना? एंटी नोट्स। तो आप ये याद रखिए, फ्री एंड या ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोट्स फॉर्म होते हैं, ठीक? और अगर हमारे पास हम लोग क्लोज्ड आर्गन पाइप ले लें, क्या ले लें? क्लोज्ड आर्गन पाइप। ये वाला क्या है? क्लोज्ड है, ये वाला ओपन आर्गन पाइप है, ये ओपन आर्गन पाइप। आर्गन पाइप को तो समझ आ रहा है ना? आर्गन पाइप का मतलब ये हुआ, ये इसकी लेंथ ज्यादा हो, डायमीटर कम हो, ये क्या है? आर्गन पाइप है। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, तो ये क्या करता है? ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देता है। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग, ठीक है, निकालते हैं, ठीक। तो हम लोग उसमें देखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसके बाद ओवरटोन्स, हार्मोनिक्स, वही सब चीजें देखते हैं, ठीक। जैसे हम लोग यहाँ फूंक मारे तो ये हमारे पास क्या, एक साउंड आया है, क्या आया? एक साउंड आया, ठीक। तो ये हमारे लिए क्लोज आर्गन पाइप। देखो एक सिरा इसका बंद है। ओपन आर्गन पाइप मतलब इसे बांसुरी है, वो क्या है? ओपन आर्गन पाइप, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो जो हमारे पास साउंड है कुछ ये ऐसे चलता है, जब फूंक मारते हैं तो ऐसे चलता है। तो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो हमारे पास इस जो है पार्टिकल, कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ये क्या है? नोट्स है, और ये क्या है? एंटी नोट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है? ये है क्लोज्ड आर्गन पाइप,
क्लोज्ड आर्गन पाइप में जब कभी हम लोग रिजिड सपोर्ट से वेव रिफ्लेक्ट करती है तो वहां हमेशा नोट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ओपन एंड या फ्री एंड पर हमेशा क्या फॉर्म होते हैं, एंटी नोट्स। क्लियर है, ठीक। तो चलिए, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीज समझ लिए। यहाँ हमारे पास क्या है कि स्टेशनरी वेव में नोट्स के बीच कितनी डिस्टेंस होती है, तो ये होती है लैम्डा बाई 2। क्लियर है, ठीक। कोई भी देखो यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये नोट्स है और एंटी नोट्स है, यहाँ लैम्डा बाई 4 होगा। एंटी नोट्स लैम्डा बाई 2, ठीक है। नोट्स से नोट्स लैम्डा बाई 2। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। The amplitude of resultant wave obtained on superposition of y is equal to a sin omega t minus kx and y is equal to a cos omega t minus kx is। आपसे पूछ रहा है कि आपके पास दो वेव हैं। एक वेव है y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। कह रहा है इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना, आपको यही बता देना है। फेज डिफरेंस कितना है ये बता देना है, सॉरी, एम्पलीट्यूड क्या है वो बता देना है। एम्पलीट्यूड क्या है वो बता देना। एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा वो बता देना है, ठीक है। वो कितना आएगा वो बताना है। तो ध्यान से यहाँ पे देखो, ये जो दोनों वेव हैं, अगर हम लोग इस वाले टर्म को ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a, और इसे लिख सकते हैं साइन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और यहां हम लोग लिख सकते हैं प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो आपको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं y1 और y2 को। तो देखें हम लोग यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आएगा दोनों के बीच। फेज डिफरेंस होगा ये फाई, ये आ जाएगा कितना, पाई बाई 2। तो आपको मालूम है जो एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का, वो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव उसे हम लोग लिखते हैं ए, और ये होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और यहाँ होता है cos फाई। ध्यान से देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है तो फाई 90 डिग्री हो गया। और a1 a2 क्या है, वेव्स का एम्पलीट्यूड है, और दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, ए ही है। तो हम लोग अगर यहाँ पे कैपिटल ए निकाय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2a इंटू ए, और हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ए हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया √2a²। हम लोग इसको लिखें तो कितना हो जाएगा, ये √2a, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक, √2a। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, √2a, ठीक। हम देखें अक्सर पीईटी के एग्जाम में ऐसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आता ही, इवन ईएमआरएस में भी आता है, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसे थोड़ा सा आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Two waves having intensities in ratio of 16:9 interfere. The ratio of maximum and minimum intensity. तो देखो हमारे पास क्या दिया है, दो वेव्स हैं, उनके इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, ये दिया है 16:9। अभी हम लोगों ने कहा था कि इंटेंसिटी क्या होती है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I1/I2, दिस इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 16/9 के इक्वल है। हम लोग यहाँ से वेव्स का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 4/3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर A1/A2, ये आ गया आपके पास 4/3 आ गया, 4/3 आ गया। पूछ रहा है आई मैक्स और आई मिन का रेशियो क्या होगा, आई मैक्स और आई मिन का रेशियो। तो देखो आई मैक्स जो होता है वो होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर, और आई मिन होता है A1 - A2 का होल स्क्वायर। इसे हम थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं, इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि आपको दो दो तरीके मालूम रहे सॉल्व करने के, ठीक है। तो देखो हम लोग अगर यहाँ पे A1 स्क्वायर कॉमन ले ले, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, A1/A2 का स्क्वायर +1, और यहाँ हो जाएगा
ये स्क्वायर यहाँ पे मत लगाओ, इस स्क्वायर को यहाँ लगाओ, और यहाँ हो जाएगा, देखो अगर ए वन स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए वन बाई ए टू माइनस वन का स्क्वायर। देखो ये दोनों में क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हम लोग सीधे वैल्यू को रख दें तो ये हो जाएगा आई मैक्स बाई आई मिन, ये आ जाएगा आपके पास। देखो ए वन बाई ए टू ये दिया है 4/3, 4/3 प्लस वन का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 माइनस वन का स्क्वायर। आप एलसीएम वगैरह लीजिए और सॉल्व करिए। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7/3 दैट इज कितना 49/9, और ये वाला उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और देखो 4 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता। ठीक, तो ये 9 से 9 कैंसिल हुआ, आई मैक्स बाई आई मिन ये आपके पास आ गया 49/1। कितना आ गया 49/1। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास, बी एकदम करेक्ट। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Which of the following phenomena cannot take place in sound waves? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। एक्चुअली जब हम लोग वेव्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, वेव्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दो तरीके की वेव की बात करते हैं। एक की बात करते हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरे की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, हम लोग यहाँ बोलते हैं क्या, ठीक है, मीडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोपागेट, टू प्रोपागेट। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, साउंड, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, अगर मीडियम ना हो तो वो वेव प्रोपगेट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर ये मान लो वैक्यूम में आप चिल्लाओगे तो आवाज ही नहीं जाएगी। ठीक, वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, प्रोड्यूस्ड, वेव प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, या फिर स्प्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो भी आप लोग वेव जानते हो, रेडियो वेव, हीट वेव, हीट वेव मतलब आईआर वाला, ठीक है, उसके बाद विजिबल जो लाइट हमको दिखती है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, यूवी, गामा रे, इनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके सिवाय भी हम लोग दो और पढ़े हैं वेव का क्लासिफिकेशन में, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स। थोड़ी बात को समझ लो यहाँ से। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है अगर किसी मीडियम में पार्टिकल का वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में वेव जाए उधर ही हो तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और अगर क्या हो पार्टिकल का वाइब्रेशन जिधर जाए उसके परपेंडिकुलर हो तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी वो सब की सब ट्रांसवर्स होंगी। ठीक है, अब देखो हम लोग जो होता है वेव से एसोसिएटेड कुछ फेनामेना पढ़ते हैं जो ये पुष्टि करते हैं कि वो वेव है। तो मतलब वेव होने का प्रमाण अगर कोई चीज देता है तो तीन फेनामेना देते हैं। एक फेनामेना देता है इंटरफेरेंस, दूसरा फेनामेना देता है आपके पास, ठीक है, डिफ्रैक्शन, अगर किसी चीज में डिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, इस मतलब वो वेव है, और चौथा दे रहा है पोलराइजेशन। अब सवाल उठता है कि सर हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये वाली वेव मैकेनिकल है, ये वाली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, या ये वाली वेव लॉन्गिट्यूडनल है, ये वाली वेव ट्रांसवर्स। तो ध्यान रखिएगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हर तरह की वेव में होगा, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो।
लेकिन जो पोलराइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है। मतलब ये कि जो पोलराइजेशन होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल में पॉसिबल नहीं है। तो आपको मालूम है जो साउंड वेव है वो कौन सी वेव है, वो वेव है, ठीक है, मैकेनिकल। और मैकेनिकल में कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल है। कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है भाई कि हमारे पास इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन पोलराइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि पोलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वेव में ये चीजें हमेशा पूछी जाती हैं। आप इसे 11th में पढ़ते हो, 12th में जब डी ब्रोगली वेव आएगा तो वहां भी थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसे अच्छे से समझना है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट है, क्लोज्ड आर्गन पाइप प्रोड्यूसेस ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 484 हर्ट्ज। ठीक है, कोई क्लोज्ड आर्गन पाइप है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्लोज्ड आर्गन पाइप है, ठीक, और इसकी लेंथ एल है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे बनता है क्या, यहाँ पे बनता है नोट्स और यहाँ पे बनता है एंटी नोट्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखो ये क्वेश्चन आ ही गया आखिर। ये ऐसे ऐसे आपके पास कुछ बन जाता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि देखो यहाँ पे हमारे पास एल जो होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 के इक्वल, क्योंकि नोट्स और एंटी नोट्स की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 4। तो अगर हम लोग यहाँ से लैम्डा निकाले तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 4 एल आ जाएगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो कितना होता है, वो होता है वी अपान लैम्डा। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल वी अपान लैम्डा, तो वी हमारे पास ये हो गया और लैम्डा कितना हो गया, 4 एल। तो आपको मालूम है इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास क्या हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आगे समझते हैं। दिस पाइप इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ध्यान से समझो कि ये आपके पास एक पाइप था, काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ये आपके पास क्या है, एक पाइप है, उसको हम लोगों ने कट कर दिया ऐसे, इसको हम लोगों ने इस तरह से कट कर दिया, ठीक है। टू इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब ऊपर वाली भी डिस्टेंस एल बाई टू बची और ये वाली भी डिस्टेंस कितनी बची, एल बाई टू। टोटल एल थी तो कट करें तो कितना हो गया, एल बाई टू, एल बाई टू। ध्यान से समझो, जब हम लोगों ने कट कर दिया तो ये वाला आपके पास देखो क्या है, ये दोनों साइड ओपन रहेगा। मतलब ये वाला अगर हम लोग एक बनाए तो एक ऐसे बना, देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों साइड ओपन है। तो एक बन गया ओपन आर्गन पाइप, एक बन गया ओपन आर्गन पाइप। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ओपन और क्लोज्ड के बारे में। और एक बन गया क्लोज्ड आर्गन पाइप, नीचे वाला क्या बन जाएगा, क्लोज्ड आर्गन पाइप। ये बन गया क्लोज्ड आर्गन पाइप, आर्गन पाइप, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि अब बता दो इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होगी। तो आपको मालूम है ओपन आर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी होती है एफ इज इक्वल टू, ये होता है वी अपान टू एल, ठीक है। और यहाँ पे एल एल बाई टू है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी अपान टू, और यहाँ पे हो जाएगा एल बाई टू। तो टू से टू कैंसिल, लिया गया वी बाई टू एल, फिर वी बाई एल। देखो हम लोगों ने निकाला यहाँ पे v बाई 4l, ये दिया है कितना, 484। कितना दिया है, 484। बताओ v बाई एल निकालो कितना आ जाएगा, v बाई एल हो जाएगा 484 इंटू 4, 484 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देखिए कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 8 जा 32, 32 ये कितना हो जाएगा, ये 33, और 4 4 जा 16, ठीक है। 16 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 19। इतने हर्ट्ज हो जाएगा ओपन वाले का। क्लोज्ड वाले की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास क्लोज्ड, एफसी मतलब क्लोज्ड, एफओ मतलब ओपन, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लोज्ड वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये होता है वी बाई टू एल, अभी हम लोगों ने निकाला वी बाई 4 एल। और यहाँ पे देखो एल कितना है, एल बाई टू है, तो ये कितना हो जाएगा, वी अपान 4 इंटू एल बाई टू, दैट इज कितना हो गया, वी बाई टू एल के। तो देखो वी बाई अगर हम लोग यहाँ से 2l निकालें तो ये एफ सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
ठीक है, 484। आप इसको मल्टीप्लाई के देखिए कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये रही कि एक फ्रीक्वेंसी आ गई कितना क्लोज्ड वाले की 968, और एक फ्रीक्वेंसी आ गई 1936। ठीक? अक्सर माइंड में आता है कि सेम सेम होगा, तो सेम ओम नहीं होता है, कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट। तो ये एक शानदार क्वेश्चन, अगर आप इसे समझ लिए तो समझ लीजिएगा कि यहाँ से ओपन और क्लोज आयरन पाइप के सारे सवाल यहाँ से बन जाएंगे आप। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना, ओपन वाले में हमेशा एंटी नोट्स बनता है इंड पर, और मिड में क्या बनेगा, नोट्स बनता है। इसमें क्या होगा, एंटी नोट्स ओपन पर, क्लोज पे क्या बनेगा, नोट्स बनता है। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट है, the temperature at which speed of sound becomes double as was at 27 is। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ में दिक्कत समझ आ रही है, हिंदी वाला देख लेते हैं। किस ताप पर ध्वनि का वेग उसके 27 डिग्री ताप के वेग का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझना है आपको, वो टेम्परेचर बताना है जहां पर जो स्पीड हो वो दोगुनी हो जाए। तो आपको मालूम है, अभी हम लोगों ने लिखा था स्पीड ऑफ साउंड, ये होता है v इज इक्वल टू गामा पी बाई कितना, यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी है उस मीडियम की, p क्या है, प्रेशर उस मीडियम, गामा क्या है, गामा है आपके पास, ठीक है, वो जो हमारे पास गैस के लिए हम लोग रेशियो निकालते थे सीपी बाई सीवी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको जब और सॉल्व किए तो ये आया था गामा आर टी बाई कितना, एम। तो देखो यहाँ पे जो साउंड की स्पीड है वो टी के साथ चेंज हो रही है, तो वी जो है वो प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, रूट टी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक, तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, v1/v2 दिस इज इक्वल टू रूट t1/t2। क्वेश्चन में आपको बताया गया है, अगर शुरू वाली स्पीड v है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया है, वो दिया है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक है, तो वो आप साउंड क्या करना है, ये बाद वाली स्पीड दोगुनी हो जाए, टेम्परेचर बता दो कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको सॉल्व करें, तो देखो v1/v2 कहे तो यहाँ हो जाएगा v/2v, और ये हो जाएगा अंडर रूट 300 दिस अपॉन t2। तो v से v कैंसिल हुआ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 300, ये केल्विन में आएगा। t2 हमारे पास आ गया कितना, 1200 केल्विन, बट केल्विन में तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो डिग्री सेल्सियस निकालेंगे, तो डिग्री सेल्सियस कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास होगा केल्विन में उसे क्या कर दो, 273 माइनस कर दो, तो माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1200 में से 273 माइनस करना, तो एक काम करो, पहले 1200 में 300 माइनस को, तो 900 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करो, 27 और जोड़ दो, तो इसका मतलब 927 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 927 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, सी एकदम करेक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है, 5.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हैज ए मास ऑफ दिस। ठीक है, लेंथ दिया है स्ट्रिंग का 5.5 मीटर, और मास दिया है उसका 0.035 केजी। इफ टेंशन इन स्ट्रिंग, इसे कैपिटल एम लिखिएगा, इफ टेंशन इन स्ट्रिंग इज 77 न्यूटन, टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो कितना है, 77 न्यूटन। द स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग विल बी, वी बताना है कितना होगा। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। ध्यान रहे यहाँ पे m होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां से देखो v हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t, और इसे हम लोग लिख दें कैपिटल M बाई एल। तो कैपिटल M दिया है, L दिया है, हम लोग उसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास TL/M। अब बस कैलकुलेशन करनी है, तो t हमारे पास कितना है, 77 है। ठीक है, L की बात करो तो L कितना है, देखो ये है 5.5,
और ये है 0.035। ठीक, इसको सॉल्व करनी है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट हटा लेते हैं। ये पॉइंट हटाऊं तो यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया। अब एक काम करो, यहाँ 100 से कर लो मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट ही खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 11। ठीक, और ये हो जाएगा 7, और इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपके पास v इज इक्वल टू अंडर रूट 11 इंटू 100। और आपको मालूम है 11 का स्क्वायर बना तो 11 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब जो उस स्ट्रिंग में वेव प्रोपगेट करेगी उसकी स्पीड कितनी है, 110 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन हमारे पास एक है। क्लियर है, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फॉर ए वेव इक्वेशन, लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए वेव इक्वेशन, ठीक है, y इज इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई अपान 3.2 64 t माइनस x, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो आपके पास क्या दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है लास्ट वाला, तो ये है 0.5 साइन। प्रॉब्लम बहुत लोगों की इसमें आएगी, इसलिए इसको अच्छे से देखिए एक बार। 3.2 और यहाँ है 60 t माइनस। ठीक है, इसे हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिखते हैं, तो ये होगा 0.5 साइन, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 64 अपान 3.2 इंटू टी माइनस 2 पाई अपान 3.2 इंटू एक्स। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, देखो ये हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगा हो जाएगा 0.5 साइन, और यहाँ हो जाएगा 45t माइनस। ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़े रह देते हैं, 2 पाई अपान 3.2 इंटू एक्स। और इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से कंपेयर करो तो होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, पीपीडब्ल्यू। ठीक है, देखो हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो हम ओमेगा निकालने काम बन जाएगा। तो ओमेगा देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 40 पाई की, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ। ये हो गया 40 पाई, यहां से पाई कैंसिल कर दो, ये हो गया कितना 20। तो एफ हमारे पास कितना आ गया, 20 हर्ट्ज आ गया, 20 हर्ट्ज। अगर आपको रीअरेंज करना नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास क्या है, यहाँ तक लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और हम लोग, ठीक है, लगभग 2 लेक्चर, और 2 लेक्चर में एक लेक्चर तो पूरा पर्टिकुलरली होगा डॉपलर इफेक्ट पर, और एक लेक्चर अभी और जो रिमेनिंग क्वेश्चन उस पर डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि 7वां लेक्चर था, लगभग 9 से 10 लेक्चर क्या हो जाएंगे, वेव एंड ऑसिलेशन पे हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग नई यूनिट शुरू करेंगे। अगर आपको क्या करें, ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और नोट्स जो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इसमें हम जो है लगाना भूल गए हैं, तो टेलीग्राम चैनल है, हम कमेंट में क्या करेंगे उसको, ठीक है, पिन कर देंगे। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।